डलहौजी ने अपनी इस नीति से देश की प्रजा में असंतोष की भावना भर दी, जिससे ब्रिटिश विरोधी तत्वों को बढ़ावा मिला। परिणामतः डलहौजी के वापस जाते ही 1857 का विद्रोह फूट पड़ा एवं 1858 में ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ संघ की नीति अपनाई। तो अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा द्वैध शासन, फिर उसके बाद सहायक संधि, और सबसे अंतिम में हम लोगों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पढ़ा, यानी कि विलय की नीति पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं कि देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति किस प्रकार की थी, तो हम यह देखते हैं। तो ब्रिटिश शासन की रियासतों के प्रति कोई अस्थायी नीति नहीं थी। हालांकि उन्होंने देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार राजनीतिक सर्वोच्चता को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया। विलियम ली वार्नर ने अपनी पुस्तक द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया में रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति को 3 चरणों में वर्गीकृत किया है। ये कौन कौन सी नीतियां हैं? तो सबसे पहला है घेरे की नीति। यह 1765 से लेकर 1813 तक चला है। ध्यान दीजिएगा, 1765 से लेकर 1813 तक घेरे की नीति। द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। कंपनी का राजनीतिक दृष्टि से यह शैशव काल था, अतएव कंपनी ने सीमित उत्तरदायित्व एवं राज्यों के प्रति अहस्तक्षेप की नीति का अनुपालन किया है। कंपनी का उद्देश्य अपने जीते हुए प्रदेशों के पास बफर स्टेट्स की स्थापना करना था। उदाहरण के लिए बंगाल को सुरक्षित रखने के लिए अवध के साथ संधि करके उसे बफर स्टेट बनाया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ मराठा आक्रमण का खतरा था। वारेन हेस्टिंग्स के समय अवध के मामले में हस्तक्षेप, रुहेला युद्ध, मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आदि अंग्रेजों की अहस्तक्षेप की नीति से विचलन को दर्शाता है। इसी प्रकार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़कर अहस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन किया। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि इस काल में कंपनी ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया, किंतु आवश्यकता पड़ने पर उसका उल्लंघन भी किया, लेकिन अधिकतर उन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। अब आगे है कि अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। द पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, यह 1813 से लेकर के और 1898 तक था। ठीक है, इस काल में ब्रिटिश औद्योगिक नीति के तहत मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया, जिसके लिए राज्यों को अधीन बनाए जाने व उस पर नियंत्रण की आवश्यकता थी। अतः लॉर्ड हेस्टिंग्स के आगमन के साथ ही क्षेत्र विस्तार और युद्ध की नीति की शुरुआत की गई। इस काल में मूलतः सहायक संधि जैसी नीतियां अपनाई गई, जिसमें राज्यों को ब्रिटिश सत्ता के अधीन करके अन्य राज्यों से उनके संबंध विच्छेद कर देने का तत्व प्रमुख था, ताकि वे कंपनी के विरुद्ध संगठित नहीं हो सके। इसके बाद है कि इस काल में मराठों के साथ अलग अलग संधियां की गई तथा राजपूत राज्यों पर नियंत्रण स्थापित हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में कुप्रशासन के आरोप में भी राज्यों को मिलाया गया। डलहौजी के काल में साम्राज्य का विस्तार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर हुआ, जिनमें व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रमुख योगदान रहा। और तीसरी थी अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935। तो सन 1857 के विद्रोह से अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो गया कि यह विद्रोह विलय एवं रियासतों के प्रति अलगाव की नीति का परिणाम था। अतः अंग्रेज़ों ने एक ऐसी नीति का अनुसरण आवश्यक समझा जिसमें स्थानीय शासकों की वफादारी एवं सहयोग प्राप्त किया जा सके। अतः एक ऐसी नीति बनाई गई जिससे भारतीय रियासतों को अलग न रखा जाए, बल्कि उन्हें भारतीय प्रशासन में श्रेष्ठ स्थान दिया जाए। महारानी विक्टोरिया की घोषणा के माध्यम से विलय की नीति का त्याग किया गया और कहा गया
कि ब्रिटिश सरकार अब भारतीय रियासतों का विलय नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त देसी नरेशों को गोद लेने का अधिकार वापस कर दिया गया। अब अंग्रेजों की नीति यह थी कि कुप्रशासन के लिए शासकों को दंडित किया जाए या आवश्यकता पड़ने पर हटा भी दिया जाए, लेकिन राज्यों का विलय न किया जाए। सन 1876 में देसी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता को वैधानिक रूप दे दिया गया तथा लॉर्ड लीटन ने महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया। याद रखें कि सन 1876 में देसी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता को वैधानिक रूप दे दिया गया और लीटन द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। ब्रिटिश सर्वोच्चता ने मुगल सर्वोच्चता का स्थान ग्रहण कर लिया। तथा इस तरह से भारतीय रियासतें अंग्रेजों के अधीन हो गई। इस काल में अधीनस्थता के साथ राजनीतिक एकीकरण की प्रवृत्ति उभरकर सामने आई। आधुनिक साधन जैसे रेलवे, डाकघर, सड़कें, प्रेस व शिक्षा व्यवस्था ने राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस काल में ब्रिटिश सर्वोच्चता पूरी तरह स्थापित हो गई एवं भारतीय रियासतें ब्रिटिश शासकों के अधीन हो गई और 1935 से लेकर के 1947 की बात करें तो समान संघ की नीति का अनुसरण अंग्रेजों द्वारा किया गया। द पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन 1935 टू 1947। इस समय तक भारतीय राष्ट्रवाद परिपक्व हो चुका था तथा राष्ट्रीय भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए अस्त्र के रूप में संवैधानिक सुधारों को लक्ष्य बनाया गया। इसी संदर्भ में 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, जिसमें भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने की बात की गई, यद्यपि संघ अस्तित्व में नहीं आया। कालांतर में क्रिप्स मिशन, वेबल योजना, कैबिनेट मिशन आदि के माध्यम से संवैधानिक सुधारों की बात की गई। माउंटबेटन योजना में ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति की बात की गई। अंततः 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ और भारत से ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति हुई। ठीक है, तो हम लोगों ने कुल मिलाकर ये भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार है, इसे हम लोगों ने पूरा किया है और आशा है कि आपको यह काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगे नहीं लगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रीलिम्स की दृष्टि से देखा जाए, ठीक है, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है और इस अध्याय से हर एक एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप इसकी महत्वता को समझें और इसका ज़रूर लाभ उठाएं।